हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, मस्त। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है तरंग प्रकाश की, यानी कि वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, प्रकृति में हम लोग किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं। हम सब किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि वो प्रकाश की वजह से ही देख पाना संभव है। ये प्रकाश जिस प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित हो रहा है, इस उत्सर्जित प्रकाश स्रोत की प्रकृति कैसी है, ये प्रश्न जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। इसका जवाब जो है बहुत लंबे समय तक हमको ज्ञात ही नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये प्रकृति कैसी है, कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि ये प्रकृति कण प्रकृति रखता है, यानी प्रकाश की प्रकृति कण प्रकृति की होता है। किसी ने बोला कि प्रकाश जो है तरंग प्रकृति का भी होता है। तो ये अलग अलग मत हम लोगों के सामने आए, जिससे कि प्रकाश के बारे में जानने में और ज़्यादा उत्सुकता आ गई। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश एक्चुअली में है क्या और उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, किस वैज्ञानिक ने क्या क्या अपने मत दिए, क्या क्या सिद्धांत दी। आइए हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रकाश क्या है? हम सभी जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि हमारी आँख की रेटिना को संवेदित करके वहाँ पर किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब बनाती है और वस्तु हमको दिखाई देती है। ये वस्तु हमको दिखाई कैसे देती है? जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रकाश किरणें मेरे ऊपर पड़कर रिफ्लेक्ट होकर कैमरे के थ्रू आपके पास पहुंच रही हैं और फिर आप हमको देख पा रहे हैं। या आप जैसे मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूं, तो प्रकाश की किरणें इस मार्कर पर पड़ी और इससे परावर्तित होने के पश्चात हमारी आंख पर गिरी जाकर जहां पर रेटिना पर जाकर इसका प्रतिबिंब बन गया और वो हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में तो हम लोग इतना तो जानते हैं। अब इसके कुछ गुण भी होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सर्वप्रथम इस बारे में न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, ये कैसे उन्होंने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? जैसे मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत यहां से चल रहा है, प्रकाश स्रोत यहां पर है और ये प्रकाश की किरण चल रही है। हमने इसके सामने एक वस्तु को रख दिया। अब प्रकाश जो है इसको पार करके, अगर ये पारदर्शी वस्तु नहीं है तो ये इसको पार करके नहीं निकल पाएगी। अगर नहीं निकलेगी तो इसकी छाया इसके पीछे यहां कहीं जाकर ये बन जाएगी। तो इससे कन्फर्म हो गया कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में ना चलता होता तो तिरछा या कैसा भी चल रहा होता तो इधर ऊपर से या कैसे दाएं से साइड से निकल जाता। लेकिन इसके टकराने के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया, पार करके निकला नहीं, इसकी छाया बन गई। इसका मतलब है प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। ऐसे उन्होंने बताया। किसने बताया? न्यूटन ने, कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए, अपने मत दिए और कंफर्म हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश की वजह से ही हम वस्तु को देख पाते हैं। तो वो देख पाते हैं किस वजह से? परावर्तन की वजह से। तो इसमें घटना होती है कि प्रकाश में परावर्तन होता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश में अपवर्तन होता है। अपवर्तन की घटना क्या है? कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। इसी घटना को हम लोग अपवर्तन की घटना कहते हैं। परावर्तन की घटना क्या है? कि प्रकाश किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो ये परावर्तन की घटना हो गई। तो प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, जो कि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। विवर्तन होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे जानकारी लेंगे। ध्रुवण होता है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के आगे हम लोग इनके बारे में जानकारी लेंगे।
तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, दुर्बण जैसी घटनाएं होती हैं। तीसरा, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, है ना? सभी जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हो? मंगल ग्रह पर रहते हो, पृथ्वी पर रहते हैं ना हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है। तो जो सूर्य है हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से बहुत दूर है। अब हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जब हम अपने वायुमंडल को छोड़कर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वो भाग हमारा कहलाता है अंतरिक्ष। तो जो पृथ्वी है उससे सूर्य बहुत ही दूर है, वहां से सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आ रही हैं। इसका मतलब है अंतरिक्ष में हम लोग जानते हैं वहां पर वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब वहां पर निर्वात होगा। तो प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर आ रही होती है, पृथ्वी तक पहुंच रही है, इसका मतलब निर्वात में भी चल सकता है। तो प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश में एक घटना और होती है कि अगर प्रकाश को हम लोग किसी धातु की सतह पर गिराते हैं, प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है, सतह पर आपतित होता है, तो उससे, किससे? धातु की सतह से, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। मतलब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है और इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और ये जो घटना होती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रभाव की घटना कहलाती है। ये मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इसको, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। हालांकि हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रकाश किरण धातु की सतह पर आपतित होता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित कर देता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ घटनाएं हैं प्रकाश में जो कि देखने को मिलती हैं। तो जो प्रकाश की प्रकृति है, जैसा कि मैं आपसे बात कर चुका हूं कि इसके संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे। किसी ने बोला कि प्रकाश कण प्रकृति का होता है, तो किसी ने बोला प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रदर्शित किए थे इसमें। तो कुछ वैज्ञानिकों में से न्यूटन और हाइगेंस, दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिनके सिद्धांत प्रमुख हुए हैं। उनको ही हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं न्यूटन ने अपना क्या सिद्धांत दिया था। तो न्यूटन ने बताया अपने सिद्धांत के द्वारा कि जो प्रकाश है वो कण प्रकृति का होता है, जिसको उन्हीं के नाम से हम लोग न्यूटन का कण का सिद्धांत कहते हैं। तो आइए हेडिंग लगा लीजिएगा, न्यूटन का कण का सिद्धांत, और देखते हैं क्या क्या बताया न्यूटन चाचा ने प्रकाश के बारे में। न्यूटन का कण का सिद्धांत। देखिए, न्यूटन का जो कण का सिद्धांत है, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाश कण प्रकृति का होता है ये बताया था एक वैज्ञानिक थे 1637 में, दकार्ते नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि प्रकाश जो है कणों के रूप में होता है। और उन्होंने अपने इस सिद्धांत के द्वारा जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन
अपवर्तन की घटना थी उसे प्रदर्शित किया या बताया, उसके बारे में बताया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये समझिएगा कि स्नेल के नियम को इन्होंने प्रूव कर दिया था, स्नेल के नियम को प्रूव कर दिया था, यानी कि दर्शा दिया था। लेकिन मौके का फायदा उठाया किसने? न्यूटन बाबा ने। न्यूटन ने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। ये पुस्तक जो है बाद में इतनी प्रचलित हो गई कि हम लोग अब ये जानते हैं कि न्यूटन ने ही कण का सिद्धांत के बारे में बताया। यानी सबसे पहले न्यूटन ने ही बोला कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले 1637 ईस्वी में दकार्ते नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि प्रकाश कणों के रूप में होता है, और उन्होंने परावर्तन और अपवर्तन जैसी जो घटनाएं थी उनकी सफल व्याख्या भी की थी, और स्नेल का जो नियम था अपवर्तन में, स्नेल का नियम, उसको भी उन्होंने प्रूव करके दिखाया था। लेकिन बाद में न्यूटन ने इस सिद्धांत यानी उनके इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब करने के बाद ये पुस्तक जो ऑप्टिक्स पुस्तक थी उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग यही जानते हैं कि जो कण का सिद्धांत है वो न्यूटन ने बताया सबसे पहले कि प्रकाश कणों के रूप में होता है। तो आइए बात करते हैं न्यूटन का कण का सिद्धांत क्या क्या बताया उन्होंने। तो देखिए, उन्होंने बोला कि प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना है। प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना है, और ये जो कण हैं वो अपने साथ गतिज ऊर्जा लेकर चलते हैं। गतिज ऊर्जा लेकर चलते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो कण है किसी वस्तु पर जब गिरते हैं तो उससे परावर्तन के पश्चात हमारी आंख पर आते हैं तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। दूसरा ये इन्होंने बोला कि ये कण जो हैं जब किसी वस्तु पर गिरकर परावर्तित होकर हमारी आंख पर आपतित होते हैं तो वह वस्तु हमको दिखाई देती है। और इनका ये सिद्धांत जो है प्रकाश में होने वाली घटना यानी कि परावर्तन और अपवर्तन की सफलतापूर्वक इन्होंने व्याख्या कर दी, सफलतापूर्वक व्याख्या भी की। यानी जैसी घटनाएं सफल हुई, ये बात इनके सिद्धांत से तो हो गई, लेकिन और जो घटनाएं होती हैं जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाएं के बारे में ये सिद्धांत नहीं बता पाया। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने अपने सिद्धांत में? एक और सबसे बड़ी चीज जो बोली थी वो क्या बोली थी, आइए जरा बात करते हैं। इन्होंने ये बोला कि प्रकाश की जो चाल होती है, यानी इन कणों की जो चाल होती है वो विरल माध्यम में कम होती है और सघन माध्यम में अधिक होती है। लेकिन जब तक हम लोग इसको पढ़े थे, जानते नहीं थे, तो हम लोग ये मान के चल रहे थे। लेकिन सन 1850 में फोको नाम के एक साइंटिस्ट थे, फोको, ठीक है,
1850 में उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने बताया, ये प्रूव करके दिखाया कि प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम में बदलती है। प्रकाश की चाल माध्यम में बदलती है और माध्यम जितना घना से घना होगा उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अपवर्तनांक यानी कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा और अगर अपवर्तनांक अधिक हो गया तो प्रकाश की चाल उस माध्यम में कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनकी ये जो बात थी कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, अधिक होती है। तो ये जो अधिक वर्ड था इनको ले डूबा और ये सिद्धांत इसी वजह से फेल कर गया, विफल हो गया। हम लोग अमान्य घोषित कर चुके हैं इसको। तो केवल और केवल परावर्तन अपवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या कर पाया। दूसरा, इनका ये सबसे बड़ा जो हम बोल सकते हैं इस सिद्धांत का फेल होने का फेलियर पॉइंट जो था वो यही था कि किसी विरल माध्यम में उन्होंने बोला कि प्रकाश की चाल कम होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। जबकि 1850 में जब फोको ने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, तो B = C/N इस फार्मूले के जरिए से हम लोगों ने यहाँ पर यानी कि फोको ने इनके सिद्धांत में जो ये बात इन्होंने बोली थी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो उसके जरिए ये बात फेल कर गई और ये इनका सिद्धांत अमान्य घोषित कर दिया गया। तो फिर भाई साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला था कि प्रकाश तरंग सिद्धांत यानी कि तरंग के रूप में होता है, तरंग प्रकृति रखता है। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे, वो साइंटिस्ट थे हाइगेंस, जिन्होंने अपना तरंग सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि प्रकाश तरंग प्रकृति रखता है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूं। देखिए, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देखते हैं। हाइगेंस ने क्या बताया अपने तरंग सिद्धांत में। देखिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पहले पता करनी होंगी, जानना होगा उनके बारे में, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। बात करते हैं तरंगाग्र। तरंगाग्र जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, वेव मतलब तरंग, फ्रंट मतलब आगे, यानी तरंग के आगे। ठीक है, यानी तरंग को आगे ले जाने वाला। समझ में आ गई आपको बात कि तरंगाग्र क्या है, तरंग को आगे ले जाने वाला। तो देखो, जैसे आप देखते होंगे कि मान लो आपने देखा होगा कि हम लोग गांव के निवासी हैं, सब लोग जानते हैं कि गांव में तालाब वगैरह देखने को मिल जाते हैं। हम लोग अगर एक पत्थर को तालाब में फेंकते हैं तो आप देखते हो कि हमारे उस पत्थर पर जहाँ पर जो गिरता है उसके चारों ओर तरंगे से बनने लगती हैं और वो तरंगे धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जाती हैं। कुछ इस टाइप से मान लो ये हमारे पास तालाब था। ठीक है, ये तालाब है और यहाँ पर आपने एक पत्थर को फेंका तो पत्थर के चारों ओर आप देखेंगे कुछ इस टाइप से ये तरंगे उठी हुई दिखती हुई आपको दिखाई देती हैं और ये धीरे धीरे आपको किनारे तक आती हुई दिखाई देती होंगी। तो यहाँ पर आप देखो जरा ध्यान से कि ये जब आपने पत्थर फेंका था ये आपका क्या बन गया, केंद्र मान लो। और यहाँ से ये आप देखिएगा ये हमारे पास एक तरंग दिख रही है, फिर ये आगे बढ़ती हुई आप देख रहे हो ये बढ़ती हुई आगे जा रही है। तो मैं अगर इस पर बात करूं तो इस पर हम कोई भी बिंदु लें, यहाँ पर जो भी हमारे पास पानी ही माध्यम है ना, तो इस माध्यम के कोई किसी भी कण की बात करेंगे तो ये कण कैसे होंगे, समान कला में होंगे और इस केंद्र से समान दूरी पर भी होंगे। ठीक है, इससे समान दूरी पर होंगे। तो अगर हम लोग इन कणों से मिलते हुए पथ का निर्माण करें तो ये जो पथ है
यही पथ कहलाता है तरंगाग्र। तो तरंगाग्र क्या होगा कि किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम के सभी कण समान कला में होते हैं, क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। बात समझ में आ गई मेरे भाई? और ये तरंगाग्र आप देखो धीरे 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 करके आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम बोलेंगे ये तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय होगा। तो गोलीय तरंगाग्र। क्या तरंगाग्र और भी प्रकार का हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। तरंगाग्र वस्तुओं के शेप पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास वस्तु समतल है तो यहाँ पर हम बोलेंगे समतल तरंगाग्र। अगर वस्तु बेलनाकार है तो हम बोलेंगे बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र। तो देखो गोलीय तरंगाग्र जो होता है वो ये देखो, आप इसमें अगर आप पृष्ठ लें तो ये ऐसे पृष्ठ आपको बनते हुए दिख रहे हैं। ये पृष्ठ आपको बनते हुए ऐसे दिख रहे हैं। ये हमारे पास स्रोत केंद्र है जहाँ से ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं। तो हम देखो जो भी हमारे पास पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित कोई भी कण, जो भी कण होंगे यहाँ पर जो भी कण होंगे इसके, ठीक है, वो सभी कैसे होंगे? समान कला में। और यहाँ पर अगर हम उन पर लंबवत रेखा खींचें तो इस पृष्ठ के लंबवत जो रेखा होगी वो तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये जो हमारे पास लंबवत रेखा है वो तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अगर तरंगाग्र गोलीय है तो ये हमारे पास गोलीय तरंगाग्र होगा इस टाइप से। और अगर समतल तरंगाग्र है तो ये मान लो हमारे पास समतल पृष्ठ है कुछ इस प्रकार से ऐसे, तो इसके लंबवत जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? पृष्ठ के लंबवत रेखाएं होनी चाहिए। तो पृष्ठ के लंबवत जो रेखाएं होंगी वही हमारा क्या कहलाएगा? समतल तरंगाग्र। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो समतल तरंगाग्र है उसमें आप देखो ये तरंगें जो हैं वो कैसी हैं? एक दूसरे के समानांतर भी हैं। ठीक है, ओके। बेलनाकार तरंगाग्र देखिए, जैसे आप अगर ध्यान से देखें, मान लो ये हमारे पास कोई रेखीय माध्यम है, यहाँ से तरंगें निकल रही हैं और तरंगें सभी दिशाओं में ऐसे फैल रही हैं, सभी दिशाओं में। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको केंद्र मान के अगर मैं कल्पना करूं तो आप देखिएगा ये हमारे पास एक बेलन बन जाएगा। ये हमारे पास बेलन बन जाएगा। तो किसी रेखीय माध्यम से जो तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में उसके लंबवत चल रही हैं। अगर मैं उसको अक्ष मानकर अगर मैं पृष्ठ बनाऊं तो ये पृष्ठ हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ये इसके चारों ओर बेलनाकार पृष्ठ बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो तरंगाग्र होगा इसे हम बोलेंगे बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तरंगाग्र के शेप अलग अलग हो सकते हैं। अगर हमारे पास जो माध्यम है वो अगर गोलाकार हुआ तो वहाँ से हमको गोलीय तरंगाग्र मिलेगा। अगर माध्यम जो है जहाँ से हमारे पास माध्यम के कण निकल रहे हैं वो अगर समतल है तो समतल तरंगाग्र मिलेगा। और अगर माध्यम रेखीय है तो तरंगाग्र जो होगा वो बेलनाकार तरंगाग्र होगा। ठीक है, गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र की। जैसे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर प्रकाश स्रोत हमारे पास सूर्य है, तो सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर, तो वहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वो जो तरंगाग्र हमको मिलेगा तो वो तरंगाग्र गोलीय होगा, समतल होगा और बेलनाकार होगा। कैसा होगा? और जो तरंगें आ रही होंगी वो किस प्रकार की होंगी? तो देखो जरा, इसमें तरंगें कैसी होती हैं? सभी संभव दिशाओं में लंबवत होती हैं। इसमें इसके समानांतर होती हैं। पृष्ठ के लंबवत तो होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी, लेकिन इसमें आप देखो एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, इसमें समांतर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये गोलीय तरंगाग्र बन रहा है। प्रकाश स्रोत सूर्य है, कैसा है? गोलाकार है, उससे प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो वहाँ पर तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होगा कि बेलनाकार होगा कि समतल होगा? देखिए ध्यान रखिएगा, चाहे आपका गोलीय हो, समतल हो या बेलनाकार हो, अगर प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर है और सूर्य तो बहुत अधिक दूरी पर है, तो उससे जब प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वो, जब आप ऐसे समझिएगा, ये यहाँ पर प्रकाश बिंदु स्रोत है तो इससे तरंगाग्र ऐसे गोलाकार आगे बढ़ता हुआ जाएगा। आप समझ रहे हैं, है ना? आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो आप देखो, ये हम छोटा सा अगर भाग लें तो ये देखो, इस छोटे से भाग में ये रेखा आप देख रहे हो,
धीरे धीरे करके जब बहुत दूरी हो जाएगी तो ये बिल्कुल समतल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैसा भाग मिलेगा, पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते प्रकाश की किरणें वो कैसे बन जाएंगी, समतल तरंगाग्र के रूप में आ जाएंगी। और जब समतल तरंगाग्र के रूप में आ जाएंगी तो वहां पर प्रकाश की किरणें कैसी हो जाएंगी, पृष्ठ के लंबवत लेते हैं तो वो कैसी हो जाएगी, एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो तरंगाग्र कौन सा होता है, समतल तरंगाग्र हम लोग बोलते हैं उसे। और प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई तरंगाग्र की। तो आइए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर आते हैं और बात करते हैं कि क्या बताया उन्होंने अपने तरंग सिद्धांत में। मैं इसको रब कर दे रहा हूं पहले, फिर बात करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया था सन 1678 में। 1678 में उन्होंने अपना तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने तरंग सिद्धांत में बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगें सभी संभव दिशाओं में चलती हैं। ठीक है, और इनके तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की तो सफलतापूर्वक व्याख्या की ही गई, साथ ही साथ व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं के बारे में भी व्याख्या की गई। ठीक है, लेकिन उस समय तक, जिस समय इन्होंने 1678 में अपना ये तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो उस समय तक केवल और केवल आंतरिक तरंगों के बारे में ही जानकारी थी। आंतरिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही बात ये आई हाइगेंस के सामने कि भाई आपने बोला तरंग के रूप में प्रकाश चल रहा है, तो आप ये बताइए तरंग के रूप में अगर प्रकाश चल रहा है तो उसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होगी, तो माध्यम कौन सा होगा। हाइगेंस ने ये माना कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की तरंगें चल रही हैं उनको तरंगे के लिए जो माध्यम माना, एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की, जिसका नाम उन्होंने बोला ईथर। तो उन्होंने बोला कि ईथर एक ऐसा माध्यम है जिसका घनत्व बहुत ही कम होता है और जिसकी प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण उसमें जो उसका वेग होता है वो अत्यंत हो जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक तीव्र हो जाता है, अत्यंत तीव्र हो जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं, प्रत्यास्थता में हम लोग इसको पढ़े हैं कक्षा 11 में, v बराबर √E/d, ये प्रत्यास्थता गुणांक होता है और E क्या है, यहाँ पर घनत्व है। लेकिन जब ये बात आई, फोको ने बताया कि जब माध्यम आ जाता है तो माध्यम जितना घना होगा उसका वेग उतना ही कम हो जाता है। तो उनकी ये बात यहाँ पर विफल हो रही थी। तो अपने ही तरंग सिद्धांत में इन्होंने सुधार किया। फिर इन्होंने अपना दूसरा सिद्धांत दिया, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, जिसे हम लोग बोलते हैं। आइए बात करते हैं कि उन्होंने अपना द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत क्या दिया था, चर्चा करते हैं। देखते हैं द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। देखिए, इन्होंने बताया द्वितीय तरंगिका सिद्धांत में अपने क्या सुधार किया। इन्होंने बोला कि प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से चलती हैं उस माध्यम में कोई भी अगर हम लोग पृष्ठ लेते हैं तो उस पृष्ठ पर माध्यम के सभी कण जो होते हैं कंपन की समान कला में होते हैं, यानी कि समान कला में होते हैं। और यही बोला जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। ठीक है, तो पहला ये इन्होंने करेक्शन किया कि जो माध्यम में प्रकाश की किरण उत्सर्जित हो रही है, चल रही है, तो उस माध्यम में जो भी हम काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो भी पृष्ठ लेते हैं, उस पृष्ठ पर माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। तो पहला करेक्शन ये किया। दूसरा इन्होंने बोला कि जो तरंगाग्र होता है उस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण जो होता है उससे एक नई तरंग निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि वो नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो जिसे उन्होंने बोला द्वितीयक तरंगिका, जिसको उन्होंने नाम दिया द्वितीयक तरंगिका। मतलब क्या है कि कोई तरंगाग्र हमारे पास बन गया है, उस तरंगाग्र पर जो भी कण होगा उस कण से एक नई तरंग निकलने लगती है और वो तरंग जो है द्वितीयक तरंगिका कहलाती है। ठीक है, तो ये था दूसरा इनका सिद्धांत। तीसरा इन्होंने क्या बोला
तीसरा इन्होंने बोला कि किसी क्षण अगर हम द्वितीयक तरंगिका पर स्पर्शी खींचे, जैसे मान लो ये हमारे पास प्रकाश स्रोत था, इससे ये तरंगिकाएं आगे चल रही हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारे पास तरंगाग्र बना, इस पर हम लोग अगर कोई भी कण लेते हैं तो इस कण से इसके चारों ओर आप देखिएगा ये हमारे पास तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। ये उन्होंने बोला द्वितीय, जिन्हें क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। और अगर इस पर हम लोग स्पर्शी खींचे तो ये हम लोग अगर स्पर्शी खींचे तो ये स्पर्शी जो है तरंग को आगे बढ़ने के लिए प्रदर्शित करती है, यानी कि नए तरंग स्रोत की तरह आगे व्यवहार करती है, ठीक है। तो ये था हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। इन्होंने जो द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत दिया था, इसके जरिए परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग जो है इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।